हेलो गाइस। तो आज हम सीसीएनए का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें देखी थी। आज सीसीएनए के टॉपिक पर हम डायरेक्ट जंप करते हैं। तो सीसीएनए स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको ब्रीफ थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुई। देखो अर्ली 90s में ना, एक मिनट, अर्ली 1950 से 96 में एक डार्पा एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि अमेरिका की एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इन्होंने क्या किया, स्लाइड लिखता हूँ मैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इनका कहीं कहीं बहुत सारा ना एरिया पे मिलिट्री बेस थे। जैसे ये बेस 1 था, ये किसी एरिया पे बेस 2 था, ठीक है, ये किसी एरिया पे बेसिस थे, बेस 3 था। एक्चुअली क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पता है बहुत डेंजरस हुआ था ये। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था तो उस पर क्या है, कम्युनिकेशन के काफ़ी प्रॉब्लम फेस आई थी। कि जैसे कि एक कंट्रोल यहाँ पे सपोज कर लो, कंट्रोल उनका भी होता है ना, आर्मी का भी कंट्रोल रूम होता है जहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं, ठीक है। यहाँ मीटिंग वगैरह हो रही थी, ठीक है, कोई डिसीजन लिया गया। तो उस समय क्या था ना कि टेलीफोन लाइंस थे वगैरह, काफ़ी मुश्किल था कम्युनिकेशन करना। तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ना बेसिस पे काफ़ी एक चैलेंजिंग पार्ट बन गया था, वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक डिज़ाइन क्या बनाया, वो चाह रहे थे कि ऑब्वियसली उनके पास यहाँ भी कंप्यूटर्स वगैरह थे, कंप्यूटर उस समय आ गया था मार्केट पे, कंप्यूटर्स वगैरह थे, ठीक है, यहाँ भी कंप्यूटर्स वगैरह थे। तो वो चाह रहे थे कि हम किसी तरीक़े से कंप्यूटर के थ्रू एक दूसरे बेस के साथ कम्युनिकेशन कर पाए। तो क्या होगा, जो भी मीटिंग वगैरह होगी उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई एक काम करो कि उस साइट पे अटैक हो रहा है तो वहाँ पे आर्मी भेजो, भी अलर्ट हो जाओ, हमें ऐसे इन्फॉर्मेशन है। फिर बेस को कोई इन्फॉर्मेशन देना है कि भाई हमें कुछ चीज़ें चाहिए, हमारे पास शॉर्टेज हो गया, तो इस तरह की चीज़ें हम प्रॉपर्ली कर पाए, कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाए, आपस में बेस से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर पाए। तो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका की थी, जिसे हम डार्पा बोलते हैं, तो इन्होंने एक प्लान बनाया और इन्होंने एक मॉडल रेडी किया कि इस कंप्यूटर्स के बीच में कैसे कनेक्शन करेंगे। एक मॉडल कैसे TCP/IP मॉडल बोलते हैं, हम पढ़ेंगे अभी मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने एक मॉडल जनरेट करा और कंप्यूटर एक बेस से दूसरे बेस के बीच में इन्होंने केबल बिछाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, ताकि ये कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो सके। ओके, तो ये ऊपर कैसे जाएगा ये, एक मिनट गाइस, करना, यस। ओके, तो इन्होंने क्या किया, एक मॉडल अपने लिए बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 1960 पे। लेकिन बाद में 1980s पे आते आते इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये काम जो हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है, हो सकता है कि गवर्नमेंट्स को भी इसकी ज़रूरत पड़े, आम लोगों को भी ज़रूरत पड़े एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इन्होंने जो अपना मॉडल था वो पब्लिकली पब्लिश कर दिया,
कि भाई हमने ये मॉडल प्रपोज कर दिया है, इस तरह से कंप्यूटर्स आपस में बात कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन वगैरह भेज सकते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, ये किस तरह से आपस में बात करेंगे, मॉडल बनाया था, मॉडल के ऊपर प्रोटोकॉल बनाए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पब्लिकली उस चीज़ को रिलीज कर दिया कि जनहित में जारी, कि भाई ये लो, ये रहा मॉडल हमारा। ठीक है, इस मॉडल के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, जब ये चीज़ें पब्लिश हुई तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, जिन्होंने अपना एक मॉडल पहले ही डिज़ाइन कर लिया था। इनका रिलीज़ करने से पहले ही इन्होंने एक मॉडल डिज़ाइन कर लिया था, जिसे OSI मॉडल बोलते हैं। ठीक है, कि मॉडल क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ठीक है, तो ये एक मॉडल उन्होंने ऑलरेडी बना लिया था कि हम कम्युनिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, कि एप्लीकेशन इन्होंने अपना एक लेयर्स बना लिया था, एक डिज़ाइन मॉडल बना। ये क्या है मैं बताता हूँ आपको, है ना। ठीक है, और इन्होंने अपना बनाया था, जिस पे ये काम कर रहे थे। तो डार्पा वालों ने कहा कि भाई साहब आप एक नया सा मॉडल क्यों बना रहे हो, ऑलरेडी हमारी मिलिट्री बेसिस तो चल रही है इस मॉडल के ऊपर। अगर आप नया एक रिलीज़ कर दोगे तो फिर तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी फिर चीज़ें, कि हमें फिर से नया हिसाब से सारा डिप्लॉयमेंट, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। हमने कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह भी बना लिए हैं। तब क्या हुआ कि IEEE ने इनका मॉडल लिया और दोनों को कंपेयर किया। ठीक है, तो बोला कि हमने जो मॉडल बनाया आपका मॉडल तकरीबन सेम है, हमारे में लेयर्स ज़्यादा हैं, आप में लेयर्स कम है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन लेयर है, वो हमारा तीनों लेयर का काम ही कर लेता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो आपका है वो हमारा सेम ही काम कर रहा है। नेटवर्क लेयर हम कह रहे हैं, आप उससे इंटरनेट लेयर कर रहे हैं, काम तो सेम ही कर रहा है। लिंक लेयर कहते हैं, उसमें हमारा 2 लेयर है, एक डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। लेकिन ये लिंक लेयर तो यही काम कर रहा होता है। तो भाई कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, आप क्योंकि चला ही रहे हो, आप प्रैक्टिकली कर ही रहे हो, तो हम एक काम करते हैं, इसी TCP/IP मॉडल को हम पब्लिश कर देते हैं। हम कहते हैं सबको कि भाई साहब आप इसी मॉडल को इम्प्लीमेंट करो। जो भी इंटरनेट के लिए आएंगे, जो बड़ी कंपनीज आएगी, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनेगी, ISPs बनेगी, वो इसी मॉडल को प्रेफर करें, और हम अपने मॉडल जो है ये अंडरस्टैंडिंग पढ़ने के लिए रख देंगे। ठीक है, बाद में क्या किया गया कि TCP/IP मॉडल को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया। ठीक है, इस मॉडल को ना मॉडिफाई किया गया थोड़ा सा। ओके, मॉडिफाई क्या किया गया मैं बताता हूँ। उन्होंने एप्लीकेशन लेयर रखा एज इट इज़। ठीक है, नेटवर्क लेयर रखा, इंटरनेट लेयर रखा। जहाँ लिंक लेयर था ना, वहाँ उन्होंने DDL डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों ऐड कर दिए। यानी ये तो इधर से आना चाहिए ना। ये थोड़ा स्लो चल रहा है ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये 2 लेयर को ना ढाके इस पे डाल दिया। ठीक है, DLL को और फिजिकल लेयर को, ये दोनों को यहाँ डाल दिया। और यही मॉडल हम अब प्रेफर करते हैं, जो भी इंटरनेट वगैरह हमें मिलता है। ठीक है,
जो भी इंटरनेट चलता है, हमारा नेटवर्क काम करता है, या फिर हमारी जो डिवाइसेस बनती है नेटवर्क लेयर की वजह से, कंप्यूटर्स की हो जाए, कंप्यूटर हो जाए, तो ये इसी मॉडल को फॉलो करके बनाया जाता है। ये क्या है अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी मैं हिस्ट्री बता रहा थोड़ा बहुत, उसकी बात आ गई, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको मॉडल के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं अपने हिस्ट्री की तरफ। ऊपर जाना पड़ेगा हमें। यस, अब ठीक काम करता है। ओके, तो हम क्या बता रहे थे कि IEEE ऑर्गेनाइजेशन बनाया। पहले डार्पा ने अपना मिलिट्री बेस के लिए एक सिस्टम बनाया, मॉडल प्रपोज किया था। उसके बाद IEEE पिक्चर्स में आई और उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसको OSI मॉडल कहा गया। ठीक है, फिर डार्पा ने खुद के नाम को चेंज करके आरपा कर दिया, और ये उसके एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी हो गई। अब आरपा नाम से फेमस, अब डार्पा नहीं है। ठीक है, जब IEEE जब यहाँ आई, इस फील्ड पे इंटर किया IEEE ने। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है IEEE। ठीक है, जब ये इस पर इन किया कि चलो इंटरनेट के लिए हम इंटरनेट के लिए हम देखेंगे कि कैसे काम करना है, क्या करना है। ठीक है, तो इन्होंने एक अलग से ना एक डिपार्टमेंट बनाया IETF करके, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, ये एक अलग से इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका काम था कि किसी भी प्रोटोकॉल को डिफाइन करना। ठीक है, क्योंकि इन्हें पता था ना कि आगे चल के और भी प्रोटोकॉल बनेंगे। ऐसा नहीं है हमने जो बना लिया है बस वही हो गया, इसके अलावा इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है, जो है ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था ना, क्योंकि आगे चल के लोगों की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे देखते देखते हमें प्रोटोकॉल्स और भी बनाने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, हो सकता है कई सारी चीज़ काम करने पड़ेगी। तो इसके लिए IEEE ने एक सेपरेट अपना डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम IETF रखा, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, ये क्या करती है, ये प्रोटोकॉल को डिफाइन करती है। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके लिए IETF जो है वो एक स्टैंडर्ड रिलीज़ करेगी कि भाई साहब हमने एक नया प्रोटोकॉल बनाया है, रूल्स बनाया है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को। ठीक है, तो हमने प्रोटोकॉल बनाया है या फिर हमने कुछ चीज़ें मॉडिफाइड की है, तो हमने अब न्यू स्टैंडर्ड डाल दिया है। अगर आपको काम करना है तो आपको यही स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों क्यों फॉलो करना है? देखो, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे, कई सारे हमारे पास नेटवर्क, कई सारे क्या है हमारे पास नेटवर्क कंपनीज हैं जो डिवाइसेस बनाती है, जैसे कि सिस्को है ना, जूनिपर है, राइट, नोकिया हम पढ़ा थे कब। ठीक है, IBM वगैरह भी है। ठीक है, तो सब कंपनी अगर अपने अपने हिसाब से डिवाइसेस बनाने लगे, ठीक है, इनका डिवाइस कुछ और चल रहा है, इनका डिवाइस कुछ और चला रहा है भाई साहब। ठीक है, नोकिया कुछ और चला रही है, हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, सैमसंग कंपनी के मोबाइल है, किसी के पास ओप्पो के मोबाइल है, राइट, किसी को वीवो वगैरह है, कोई एप्पल यूज़ करता है, हाई फाई लोग हैं। ठीक है, तो सब अगर अपने अपने हिसाब से अपना डिवाइस बनाने लगे, ठीक है, कोई कहता है भैया मेरे में डाटा स्पीड जो है वो 10 Mbps, सपोज कर 100 Mbps सपोर्ट करता है। ठीक है, कोई बोलता है भैया मैं तो 1 Gbps कर लेता हूँ यार। ठीक है, कोई कहता है भाई साहब मैं तो HD ही सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, एप्पल कहता है कि भाई साहब मैं तो एकदम अलग ही हूँ, मैं तो कुछ और ही चलाऊँगा, कुछ और ही प्रोटोकॉल्स वगैरह रन करूँगा, मैं अपना प्रोटोकॉल बनाऊँगा। ठीक है, अपना ही रन करूँगा। ठीक है, तो ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कोई भी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना, बीच में हमारे मोबाइल्स होते हैं, कल हमने बताया था, बीच में ISP होती है।
एचपी के बाद नंबर ऑफ डिवाइसेस लगे होते हैं, हो सकता है सिस्को लगाओ, जूनिपर लगाओ, नोकिया लगाओ, कई सारे। तो ये आपस में जब कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो अपना डाटा आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक सेट ऑफ रूल्स बनाने की ज़रूरत थी। ठीक है, इस वजह से आई ट्रिपल ई ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, जो प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करेगी। ठीक है, अब प्रोटोकॉल्स क्या है वो हम देखेंगे, क्या क्या होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बनाया गया है उस सिस्टम। ठीक है, तो आई ट्रिपल ई ने एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया IETF करके, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स बताएगी। ठीक है, जैसे कि इसको उसे कहते हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसमें क्या है, IPC होती है, राइट। उस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इस पर IPC वगैरह होती है। ठीक है, तो उस तरह से ना IETF ने हर एक प्रोटोकॉल, जैसे IP वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है, उसके लिए उसका एक रूल्स लिखा है, जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ठीक है, तो इस पे सारा IPv4 के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी, क्योंकि कंपनी जो भी नहीं आएगी या कंपनी काम कर रही है, उसे तो पता होना चाहिए ना IPv4 एक्चुअली है क्या। मैं बोल दिया, कोई मतलब है, कल दिन कोई कुछ और बोल दूँ, है ना, या फिर किसी ने कुछ और कह दिया, तो लोग सुनी सुनी बातों पे नहीं चलेंगे ना, क्योंकि हम तो एक चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जब अपने नेटवर्क पे इस चीज़ को लगा रहे हैं तो ये है क्या, इसका डेफिनेशन, इसमें क्या रूल्स चलते हैं, क्या होता है इसके अंदर, कैसे काम करेगा, क्या करेगा, ये सारी चीज़ें तो कहीं लिखी होनी चाहिए ना, और रिकॉग्नाइज्ड ऑथराइजेशन से लिखी होनी चाहिए, है ना, रिकॉग्नाइज अथॉरिटी से लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आप बोलूँ और बात को मान लें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से IETF ये क्या करती है कि सारे प्रोटोकॉल्स को के बारे में लिखती है, जिसे RFC से डिसाइड किया जाता है। जैसे RFC 791 में IPv4 के बारे में लिखा गया है, जिसे रिक्वेस्ट कमेंट कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ, वेब ब्राउज़र पे चलते हैं हम। ये ना थोड़ा स्लो चल रहा है ना, ओके। अब चलते हैं RFC 791। देखो IETF आया, इसे हम खोल लेते हैं। ठीक है, देखो इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी गई है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन वो क्या है, कैसे क्या काम करेगा, उसके अंदर हेडर्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें लिखी है। कोई भी आपको नहीं समझ में आएगा हेडर्स वगैरह क्या होती है, ठीक है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन ये मैं बताना चाह रहा था कि IETF इस तरह के कई सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में लिखता है। देखो अलग अलग आ रही है, इसे खोलते हैं, क्या है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें 6884 किसके बारे में लिखा गया है, रिपोर्ट ऑफ द IPv4 ID फील्ड के बारे में कुछ अपडेट किया गया। कब अपडेट किया गया, फरवरी 2013 को किया गया था, राइट। तो इस तरह की चीज़ें IETF लिखती है, और ये स्टैंडर्ड हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं मैं कुछ अपना ही बना लूँगा, IPv4 का मतलब ये नहीं चलता है, ये इसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक तो बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या था कि आपने कुछ चीज़ पढ़ा होगा, सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा, सुना होगा IP एड्रेस के बारे में, ठीक है। आपने ये सुना होगा, जब भी हम कोई मोबाइल या लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, ये लैपटॉप मोबाइल है, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एक IP एड्रेस मिलता है,
ठीक है, आईपी एड्रेस क्या है ये डिटेल में करना है, अभी मोटा मोटा समझो आप। ठीक है, ये आईपी एड्रेसेस मिलता है, इसकी वजह से ही हम इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। अगर ये आईपी एड्रेस नहीं मिले ना तो हम इंटरनेट नहीं यूज़ कर पाएंगे। राइट। तो यहाँ क्या था कि जब हमको इंटरनेट चलाना है, जब हमको दो डिवाइसेस आपस में बात करनी है या फिर इंटरनेट चलाना है, तो उसके लिए हमको क्या है, आईपी एड्रेस चाहिए होगा। तो इसके लिए क्या है, एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, इसका नाम आईना रखा गया। ठीक है, ये आईना क्या, आईना का फुल फॉर्म इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, जैसे कि आईपी एड्रेसेस हमारे पास है तो एक नंबर में है ना, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड होगा। आईपी एड्रेस हमारे पास है, मान लो आईपी एड्रेस कंसेप्ट बनाएगी, एक नंबर बनाया गया, ये नंबर तो कुछ लिमिट में ही होगा, अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता, इन्फिनिटी है, जितना मर्जी दे दो। तो इसको असाइन करने का काम दिया गया आईना को, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि भाई साहब सारा काम तो IEEE खुद नहीं देखेगा, क्योंकि उसे कई सारे रूल्स भी बनाने हैं, इसे भैया RFC लिखना है। ठीक है, इसे कई सारे स्टैंडर्ड सेट करने हैं, इसे कई सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में लिखना है। तो भैया ये सारा काम तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया आईना का नाम पे कि भाई साहब इंटरनेट प्रोटोकॉल का तो बारे में तो मैंने लिख दिया है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या है, अब वो जो नंबर है अब उसका असाइन करने का जिम्मेदारी आपका, आप देखना अपनी दृष्टि से करना। ठीक है, तो आईना ने क्या किया, आईना ने बोला एक काम करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है। राइट, तो बोले कि मेरे भी बस की के लिए की तो बात है नहीं, तो मैं काम करता हूँ ना, मैं चीज़ों को थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ। राइट, उन्होंने क्या किया कि रीजन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसको उन्होंने नाम रखा RIR। ठीक है, और RIR हर जगह का अलग अलग रखा, जिसे देख सकते हैं इस एरिया पे उन्होंने एरिन रखा। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ लैक्निक रखा, अफ्रीका है या अफ्रीनिक रखा, एशिया को, एशिया ऑस्ट्रेलिया को मिला के एपनिक रखा, और यूरोप की कुछ और रशिया को मिला के रेप NCC रखा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, क्या है इसके फुल फॉर्म लिखना है, इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, ये मैंने सारा फुल फॉर्म यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कॉपी पे पॉज करके। ओके, ठीक है, तो ये काम क्या करती है ना, ये काम क्या करती है, जैसे हमने देखा यहाँ आईना है, आईना ने अलग अलग रीजन बना दिए हैं वर्ल्ड को। इसका काम क्या था, आईपी एड्रेस को असाइन करना, असाइन करना। ओके, ठीक है, तो इन्होंने अलग रीजन बनाए, जैसे कि हम मैं ले लेता हूँ एपनिक। ठीक है, एपनिक हमारे एशिया पे, एशियन पैसिफिक, इसका कुछ फॉल फॉर्म है इस तरह से। ठीक है, तो हम अपने इंडिया पे ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा जो एपनिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एपनिक, ठीक है, और मान लो मैं यहाँ हूँ, मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या एपनिक मुझे डायरेक्ट आके आईपी एड्रेस असाइन करेगा, लो भैया ताबीज़ इंटरनेट इस्तेमाल करो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना एपनिक के लिए। तो एपनिक क्या करता है कि आपके कंट्री में कई सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे, ISP, या आप इसे टेलीकॉम कंपनी भी कहते हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं कई सारे हमारे पास फेमस, जियो, एयरटेल है, ठीक है, BSNL है, राइट, वोडाफोन आइडिया है, ये 4 मेजर कंपनी है। ओके,
तो ये क्या करते हैं, ये जो कंपनीज होती हैं ना, ये एपनिक से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, ये कंपनी, कि भाई मैं एक आईएसपी हूँ, मैं इंडिया पे अपना सर्विस चलाना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ आईपी एड्रेसेस दे दें। ठीक है, तो ये सपोज कर लो इन्हें कुछ आईपी एड्रेस एयरटेल को दे दिया। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लो मैं कर लेता हूँ ए नाम से, इसको मिला, ये जे मिला इसे आईपी एड्रेस नंबर कुछ और होता है, लेकिन अभी समझने के लिए उसके नाम से समझ लेते हैं, बी नाम का मिला है, जियो को जे नाम का आईपी एड्रेस मिला है, एयरटेल को ए नाम का मिला है, बीएसएनएल को बी नाम का मिला है, वोडाफोन आइडिया को वी आई नाम से मिला है। ठीक है, चलो आई कर देते हैं क्योंकि वो आइडिया वाले गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, तो एपनिक क्या करता है, एपनिक आईएसपी कंपनी को इंटरनेट दे देता है, मतलब आईपी एड्रेस दे देता है। तो अब ये जैसे कि मैंने अब इन जियो एयरटेल हमारे आईएसपी कंपनी को आईपी एड्रेस मिल गया, तो हम क्या करते हैं, हम कनेक्शन या तो जियो से लेते हैं या तो सिम खरीदते हैं। हम इंटरनेट दो तरह से चलाते हैं, एक सिम के थ्रू और एक हम घर पे वाईफाई लगा करते हैं, है ना, इसे फाइबर कहते हैं, फाइबर लगवाना। ठीक है, या तो कहते हैं FTTH लगवाना, फाइबर टू द होम कनेक्शन मैंने ले रखा है ना, FTTH कनेक्शन ले रखा है, या कई लोग बोलते हैं मैंने फाइबर कनेक्शन ले रखा है, या कई लोग बोलते हैं मैंने वाईफाई कनेक्शन ले रखा है। ठीक है, या तो हम सिम से चलाते हैं, जो मोबाइल पे सिम कनेक्ट करते हैं, अपना इंटरनेट ऑन करते हैं, ठीक है, चलता है। तो बहरहाल जिस जिस तरीक़ा से भी आप चलाइए, जब भी आप इंटरनेट यहाँ चलाते हैं, तो जैसे मैंने जियो का रखा है, ठीक है, तो जियो को आईपी एड्रेस मिल रखा है, काफ़ी सारे आईपी एड्रेस मिले होंगे, तो इनमें से कोई एक आईपी एड्रेस मुझे दे देता है जिसके थ्रू मैं इंटरनेट एक्सेस कर पाता हूँ। ओके, तो ये काम है रीजनल ऑफिसेस का, RIRs का। ठीक है, फुल फॉर्म ज़रूरी नहीं याद रहे, शॉर्ट फॉर्म ही याद रहे काफ़ी होता है। जैसे कि एशिया में क्या है, एपनिक है, अब फुल फॉर्म याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई पूछने नहीं जा रहा कि एपनिक का फुल फॉर्म बता दो भैया मुझे, या RIRs का फुल फॉर्म बता दो। नाम पता है क्योंकि लोग देखते हैं थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है कि नहीं है। हालांकि इंटरव्यू में कभी इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, और ना मुझे कभी किसी ने पूछा है। ठीक है, पूछने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ कोई नहीं पूछने वाला, बस थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया के लिए बता दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले हमने हिस्ट्री देख लिया, अब हम आ जाते हैं ओएसआई मॉडल पे। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल क्या है, ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल। देखो इस बात को समझो, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाता हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, जैसे कि मैं एक घर बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे पे खाली ज़मीन है ना, प्लॉट पड़ा है, मैंने ये प्लॉट पड़ा है मेरे पास। ठीक है, मैं घर बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, अपने काम को डिवाइड करूँगा, है ना। एक बार तो क्योंकि घर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ठीक है, पहले जो फाउंडेशन आर्किटेक्ट चाहिए होगा, मुझे इंजीनियर चाहिए होगा, एक जो घर का नक्शा वगैरह बनाते हैं ना, है ना, घर का ड्राइंग बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे। ठीक है, ड्राइंग बनाएंगे, मैं ड्राइंग कर देता हूँ। ठीक है, कैसा कितना रूम बनना है, क्या बनना है, एक इंजीनियर चाहिए। दूसरा काम क्या चाहिए मुझे कुछ लेबर वगैरह चाहिए, जो राजमिस्त्री कहते हैं जैसे, है ना, जो घर का फाउंडेशन वगैरह बनाएंगे, जिन्हें को ड्राइंग पढ़ाएंगे और उस हिसाब से घर का फाउंडेशन बनाएंगे। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे। फिर मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। क्या करेंगे इलेक्ट्रीशियन, वायरिंग वगैरह करेंगे, है ना भाई। फिर उसके बाद क्या, मुझे प्लम्बर वगैरह चाहिए। ठीक है, जो पाइपलाइन के कनेक्शंस करेंगे मेरे घर के लिए, ऑब्वियसली बात है। और भी जैसे चाहिए विंडो बनाने, विंडो और कारपेंटर वगैरह चाहिए मुझे, है ना, कारपेंटर चाहिए। तो कारपेंटर क्या करेगा, फिर खिड़की वगैरह बनाएगा, विंडो बनाएगा, ठीक है, डोर बनाएंगे, है ना, उसके लिए चाहिए होगा।
राइट। तो नंबर ऑफ काम है जो मुझे करना है एक घर बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं ऐसा तो नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा फ़ोन करूँगा सभी को और बोलूँगा भैया कल आ जाओ मेरे घर पे, सब काम स्टार्ट कर दो। इंजीनियर राजमिस्त्री आएगा, वो बोलेगा भैया नक्शा दो घर का पहले, ठीक है। आप बोलोगे नहीं वो तो इंजीनियर तभी आया, अभी तो नक्शा बना, तो मुझे क्यों बुलाया। इलेक्ट्रीशियन बोलेगा भाई साहब घर का फाउंडेशन ही नहीं बना है, कुछ है ही नहीं, तो मैं कहाँ तार जोड़ूँ। प्लम्बर बोलेगा घर बना ले भैया, पाइपलाइन का इस्तेमाल, पाइपलाइन के नीचे बिछाऊंगे क्या, ग्राउंड के अंदर। तो सबका अपना अपना काम है और हर एक के बाद ही एक काम है, एक प्रोसेस है। इसका काम होगा तो ही ये काम कर पाएगा, है ना। मैं इसका कलर से चेंज कर सकता हूँ क्या, यस चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो इसका काम अगर हो जाएगा इंजीनियर का, यह काफ़ी हल्का है, लेट्स सी लिटिल बिट डार्क, ओके, है ना। इंजीनियर ने ड्राइंग बना दिया तो ही राजमिस्त्री काम कर पाएगा। राजमिस्त्री ने कुछ फाउंडेशन बना दिया, छत ढलाई कर दिया, ठीक है, छत ढलाई तक पहुंच गया वो, तो ही इलेक्ट्रीशियन छत पे हमारा वायरिंग करवाएगा, ठीक है, राइट। फाउंडेशन वगैरह फ्लोरिंग वगैरह हो गई, होने जा रही है, तो ही प्लम्बर पाइपलाइन का काम कर पाएगा। कारपेंटर जब वाल वगैरह उठ जाएंगे तो ही जाके डोर और विंडो बना पाएगा। तो सबका एक प्रोसेस है कि सबका अलग अलग काम भी है और सबका एक प्रोसेस है, हर एक के बाद एक हो रहा है, ठीक है, सब एक दूसरे रिलेटेड है। कुछ चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेगी, हो सकता है कि इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर एक साथ काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसीज्योर है ना, इसका एक प्रोसीज्योर है। इस तरह से नहीं सबको बुला ले काम कर ले। एक बड़ा काम जब भी होता है, एक बिग टास्क जब भी होता है, तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सारी तरफ दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम काम को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहले ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, इसको इसको साथ बुला लूँगा, इसको बुला लूँगा, उसके बाद फिर इसको बुला लूँगा, इस तरह से हम काम करते हैं। तो उसी तरीक़ा से इंटरनेट जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अभी शायद आपको आइडिया नहीं होगा कि इंटरनेट कितनी बड़ी चीज़ है। इंटरनेट है बहुत बड़ी चीज़, कई सारे प्रोटोकॉल्स रन होते हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे लेकिन प्रोटोकॉल्स खत्म नहीं होते। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात है ना, सिलेबस लेंदी हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है, एक कंप्यूटर है और एक दूसरे कंप्यूटर है कहीं और है, सपोज कर लीजिए इंडिया में है और ये कहीं यूएस में है, और ये दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा काम है। हमें लग रहा है कि भाई दिक्कत क्या है इसमें, लेकिन प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा काम है। तो इस बड़े काम को होने के लिए हमने क्या किया, हमने प्रोसीड्यूर को, हमने एक बड़ा टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। उस तरह से जैसे कि हम पीछे देख रहे थे कि इंजीनियर का एक अलग काम था, राइट, राजमिस्त्री का एक अलग काम था, इलेक्ट्रीशियन का अलग काम था, उस तरह से हर एक लेयर का अपना अपना काम है, अलग अलग काम है। ये सारे क्या क्या काम करते हैं ये हम भाई पढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या क्या काम करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे हम, ठीक है, ठीक ठाक समय दे के पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। तो यह मैं आपको वही बता रहा था कि हर एक हमने एक बड़ा बड़ा टास्क है हमारा, काफ़ी बिग टास्क है ये बिग टास्क को हमने स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया। माने इतना बड़ा काम करने के लिए हम इसे छोटे छोटे कामों पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले ये कर लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे। ये सिस्टमेटिक चलता है और हर एक लेयर का अपने हिसाब से काम होता है, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक चीज़ बताया था, ओएसआई मॉडल जो है, ये ओएसआई मॉडल है, ठीक है। ये ओएसआई मॉडल जो है ये सिर्फ स्टडी के लिए रख दिया गया, रेफरेंस के लिए रख दिया गया, ठीक है। इस पे कोई प्रैक्टिकली कोई मॉडल काम नहीं करता है, कोई भी कंपनी इस पे काम नहीं करती, इस मॉडल पे सारी कंपनी इसी मॉडल पे काम करती है, ठीक है। यहाँ लिंक लेयर हट जाए, यहाँ पे अब डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके भी पार्ट आपको अब न्यू डायग्राम में आपको ये याद रखना है, ये हट जाएगा ये, ठीक है, ये डायग्राम याद रखना है,
ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। 3 to 5 लेयर्स होते हैं। तो एक बहुत बड़ा टास्क को हमने 5 अलग लेयर्स पे डिवाइड कर दिया है। ओके। और इसी लेयर्स के ऊपर ही हमारा जो नेटवर्क की डिवाइस होती है, नेटवर्क डिवाइस हो जाए या लैपटॉप हो जाए, ये इसी मॉडल को फॉलो करके प्रिपेयर किया जाता है, मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। ठीक है। इसी मॉडल पे, जैसे कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए खा लिया। हाँ, ठीक है। जैसे हमारा एक लैपटॉप है, ठीक है, ये लैपटॉप है। ओके। ये हो सकता है लेनोवो कंपनी का है आपके पास, ठीक है। एक दूसरे के पास लैपटॉप है जो कि हो सकता है डेल कंपनी का हो। कई सारी कंपनी बनाती है, डेल बनाती है, राइट, एचपी बनाती है। ओके। तो कई सारी कंपनियां लैपटॉप बनाती है। तब ऐसा हो, अगर किसी कोई एक मॉडल ना हो, एक स्टैंडर्ड मॉडल ना हो, जो रेफरेंस मॉडल जो हमने टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ा, मॉडल ना हो, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन लेयर मैं हल्का लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या था, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, ठीक है, डीएलएल डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अगर कोई ऐसा कुछ ना हो मॉडल, तो सारी कंपनी क्या करेगी, अपने हिसाब से लैपटॉप बनाएगी, ठीक है। इन्होंने कुछ और प्रोसीजर करके बनाया हो, इन्होंने कुछ और प्रोसीजर करके बनाया हो, इन्होंने कुछ और प्रोसीजर करके बनाया। तो अब सपोज कर लो इसका वाईफाई डिवाइस आपका ख़राब हो जाए, मतलब वाईफाई राउटर आपने लगाया है घर पे और वाईफाई आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है, फिजिकल ख़राब हो गया है, ये कोई सॉफ्टवेयर की गलती नहीं है, फिजिकल ख़राब हो गया है। अब आप इसको लेके रिपेयरिंग सेंटर जाते हो, ठीक है। अब दुकान वाला क्या कहता है, शॉप वाला, कि भाई आपका वाईफाई ख़राब हो गया है, या फिर सर्विस सेंटर जाते हो, चलो सर्विस सेंटर जाते हो, लेनोवो का सर्विस सेंटर ही जाते हो। अब बोलोगे दुकान भेज रहे हो सर, है ना, या ताबिश भाई दुकान भेजा करते हैं, सर्विस सेंटर होते हुए दुकान में क्यों जाऊँगा, ठीक है। चलो लेनोवो का मैंने लैपटॉप लेके सर्विस सेंटर पे आप लेके गए हो। अब ये आपको कहता है कि भाई आपका ना वाईफाई का डिवाइस जो है ना वो ख़राब हो गया लैपटॉप में। तो बोले अच्छा ठीक है, क्या करना पड़ेगा, वो लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा, चेंज द लैपटॉप। बोले भाई ये मेरा 50,000 का 50K का लैपटॉप है और 3 साल ही हुए, एक छोटा सा चीज़ ख़राब हुआ था, आप लैपटॉप चेंज करने बोल रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें होगी अगर कोई स्टैंडर्डाइजेशन कोई चीज़ें नहीं रहेगी, तो अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि डेल के पास ऐसा फैसिलिटी हो, डेल ने ऐसा बनाया हो कि भाई उसके वाईफाई डिवाइस अगर ख़राब हो जाए तो वो रिप्लेस होता हो, सिर्फ वाईफाई चीज़ें चेंज करनी है। एक छोटा सा चीज़ ख़राब हो जाए तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि हम सिर्फ इस चीज़ को चेंज कर दें, बाकी सारी चीज़ें तो सही काम कर रही है। तो इस वजह से ये मॉडल बनाए गए, इस मॉडल को फॉलो करके बनाया जाता है। जैसे कि वाईफाई जो हमारा ये डिवाइस है जो वाईफाई से कनेक्ट कर रहा है, ये किस लेयर पे आएगा, फिजिकल लेयर पे आएगा, राइट। ये तो कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की तो कोई बात है नहीं, एक फिजिकल चीज़ होगी, इस तरह की एक चिप होगी, है ना, आईसी होगी, इंटीग्रेटेड चिप होगी, ठीक है। उस पर छोटा सा एंटीना बिल्ड किया गया होगा, A to T कन्वर्टर वगैरह होंगे जो हमने पढ़ा, ठीक है। ये आईसी चिप होगी और ये वाईफाई से कनेक्ट होता होगा। ये ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, इसे निकालो, दूसरा लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ये क्या है, ये फिजिकल लेयर का पार्ट है। इसका तो ना डीएलएल से लेना देना है, ना इंटरनेट लेयर से लेना देना है, ना ट्रांसपोर्ट लेयर है, ना एप्लीकेशन लेयर से। इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, ठीक है। फिजिकल लेयर का काम क्या है, फिजिकल लेयर का मोटा मोटा मैं बताता हूँ। जो भी डाटा ऊपर से आता है जो एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, उसे क्या करता है, वो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कल हम यही पढ़ रहे थे, हम वॉइस दे रहे थे, है ना, ये डाटा किसी न किसी के थ्रू आ रहा था,
और ये एक सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा था, राइट। तो इसका काम क्या है, डाटा को सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब इस डाटा से सिग्नल में ख़राब हो गया ये चीज़ें, तो उसके लिए पूरा लैपटॉप चेंज करने का तरीका क्या है, बेवकूफ़ किस्म का आइडिया है ना, बकवास है ये। तो इस वजह से लेयर्स के ऊपर डिवाइसेस बने होते हैं, लेयर को बेस करके, कि अगर मेरा वाईफाई डिवाइस ख़राब हो जाए तो मैं सिर्फ वाईफाई डिवाइस चेंज कर दूँ, ये ICN है ना, इंटीग्रेटेड चिप, चेंज कर दो तो काम हो जाएगा। तो इस वजह से ये लेयर्स पे बनाया गया है। ओके, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, लेयर क्यों बनाया गया है। फाइन, अब चलते हैं ऊपर, हम जो पढ़ रहे थे। हाँ, ये थोड़ा ना स्लो चल रहा है स्लाइड्स। ओके, तो इस मॉडल को फॉलो करके डिवाइस भी बनती है, और उस मॉडल को फॉलो करके हमारा ऑब्वियसली बात है इंटरनेट भी चलता है। क्योंकि इंटरनेट अपने आप तो नहीं चलेगा, डिवाइस के थ्रू ही चलेगा ना। बीच में आपको या तो लैपटॉप क्या होता है, एक इन डिवाइस होता है ना, इन डिवाइस होता नहीं, पता होगा तो आपको बता देता हूँ, ठीक है। लैपटॉप हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, ये सब क्या होती है, इन डिवाइसेस होती है, END इन, है ना। राइटिंग थोड़ा ख़राब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इन डिवाइस होता है, ठीक है। इन डिवाइस का मतलब क्या होता है, जिससे यूज़र कनेक्ट होता है। जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ, है ना, मैं काबिश में एक यूज़र हूँ, ठीक है। मैं किससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लैपटॉप से। मैं तो जाकर राउटर से इंटरेक्ट नहीं करता हूँ कि भैया मुझे इंटरनेट चलाना है, तो राउटर को जाकर बोलता हूँ। मैं तो अपने लैपटॉप से क्या करता हूँ, लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। चलो, लैपटॉप खोलता हूँ, इस लैपटॉप से मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, इसी लैपटॉप से भेजता हूँ। मैं तो राउटर पे जाके तो नहीं भेजता हूँ रिक्वेस्ट। तो जो भी डिवाइसेस जो यूज़र के थ्रू यूज़र चलाता है उसे इन डिवाइसेस कहते हैं, जैसे लैपटॉप हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है। और जो डिवाइसेस हमारा रिक्वेस्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, ठीक है, वो उसके कहते हैं इंटरमीडिएट डिवाइसेस। राउटर हो गए, स्विच हो गए, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल डिवाइसेस हो गई, ठीक है, OEDM हो गया, ठीक है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये होती है आपकी इंटरमीडिएट डिवाइसेस, इंटरमीडिएट मीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट डिवाइसेस होती है। उसी तरीक़ा से इन डिवाइस पे सर्वर भी जो है वो आपका इन डिवाइस ही होता है। क्यों, क्योंकि सर्वर क्या है, मैं यहाँ बता देता हूँ। ये लैपटॉप हो गया, ठीक है, ये आपके राउटर्स हो गए, ये आपका सर्वर हो गया। आपने लैपटॉप से रिक्वेस्ट भेजा, राउटर के थ्रू गया, ये सर्वर पे गया। तो सर्वर भी क्या है, सर्वर भी कोई पर्सन चला रहा होगा, चला भी सकता है चाहे तो, ठीक है। या तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रिक्वेस्ट आती है, वापस रिप्लाई आती है, तो ये भी एक तरह से इन डिवाइस है, ठीक है। सर्वर भी इन डिवाइस होता है, लैपटॉप वगैरह भी होता है। जैसे मैंने बताया भी था कि कंप्यूटर और सर्वर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी हाई होती है, हाई प्रोसेसर होता है इसके पास, रैम भी ज़्यादा होती है, वगैरह वगैरह होता है। बाकी सब कुछ सेम होता है, डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। तो लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, सर्वर हो गया, ये सारे इन डिवाइसेस होते हैं। राउटर, OEDM, स्विचेस, OLT, ठीक है, ये सारे इंटरमीडिएट डिवाइस, ओके, ठीक है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हर एक लेयर का अपना अपना काम होगा। एक बड़ा काम है, उसे हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। डेटा लिंक लेयर और ये फिजिकल लेयर, ठीक। तो सारा पढ़ना है, तो आज हम एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो एप्लीकेशन लेयर्स का काम, ओके। तो देखो एप्लीकेशन लेयर होता क्या है, ठीक है।
एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूज़र टू डिवाइस इंटरेक्शन करता है। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ। जैसे मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, मैंने अपना लैपटॉप खोला और मैं कीबोर्ड से टाइप करता हूँ, माउस चलाता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड पर टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन मैं कर पा रहा हूँ ना, ये एप्लीकेशन लेयर की वजह से होता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर लिखते हैं। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने नोटपैड बनाया है। ठीक है, वेब ब्राउज़र में सपोज कर लो क्रोम बनाया है उन्होंने। ठीक है, MS एक्सेल बनाया है। ये सारे क्या है, ये सब सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाया है। अगर ये एप्लीकेशंस नहीं होंगे तो हम लैपटॉप में क्या कुछ कर पाएंगे? चलो देखते हैं एक बार, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा डिबेट करके कि अगर हमें क्या करना पड़ता है, हम लैपटॉप में एक्चुअली करते क्या है। एक मिनट, ये ना अभी स्लो चल रहा है ये। एग्जिट, ये रहा। ठीक है, जैसे कि हाँ, जैसे मैं यहाँ हूँ। ठीक है, और मैंने जैसे सपोज कर लो ए अपना कीबोर्ड से मैंने टाइप किया। यहाँ कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं एस टाइप किया, मैं कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं नोट पैड खोलता हूँ, है ना, ओके, मैं नोट पैड खोलता हूँ और जब यहाँ मैं लिखता हूँ अपना नाम, तो ये देखो लिख रहा है, दिख रहा है ना, ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये क्या है? एक नोट पैड, ये एक सॉफ्टवेयर है। ओके, ये नोट पैड क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा जाता है जिसको रन किया जाता है। जैसे ये नोट पैड एक सॉफ्टवेयर बनता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है। ठीक है, इसके थ्रू क्या कर रहा हूँ मैं अपना डाटा कुछ भी लिख रहा हूँ जिसको मुझे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो उस हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मैं ये खोला आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, है ना। अब मैं यहाँ पे सपोज कर लो यूट्यूब पे चलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ टाइप करता हूँ भैया CCNA कोर्स, और यहाँ जब मैं इंटर मार रहा हूँ तो देखो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मेरे पास शो ऑफ हो रहे हैं, राइट। लेकिन जब मैं नोट पैड खोल के मैं CCNA लिखता हूँ, कोर्स लिखता हूँ और इंटर मारता हूँ, तो देखो कर्सर क्या हुआ, नीचे चला गया। रिजल्ट आया क्या? नहीं आया। लेकिन जब मैं वेब ब्राउज़र पे इंटर मारता हूँ तो मुझे कई सारे ऑप्शंस यूट्यूब सर्वर से फेच करके मुझे दिया जाता है। ठीक है, तो हर एक, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक सॉफ्टवेयर को उस हिसाब से लिखा गया है। जैसे नोटपैड में अगर मैं कुछ लिख के इंटर करता हूँ तो कर्सर को नीचे आना, ये प्रोग्राम में लिखा गया है। लेकिन जब मैं वेब ब्राउज़र पे कुछ लिख के इंटर मारता हूँ तो उसका काम क्या है कि वो जाए जिस जहाँ पे मैंने यूट्यूब खोला या फिर कुछ और भी चीज़ें खोली, गूगल खोला मैंने, तो वो क्या है कि उस सर्वर से इंटरेक्ट करे और सर्वर से जो भी डाटा है उसके रिलेटिव वो डाटा लाके मुझे डिस्प्ले करे। तो ये सॉफ्टवेयर का काम है। तो इसी को एप्लीकेशन लेयर्स का काम है कि वो यूज़र को एक इंटरफेस देता है। ठीक है, यूज़र को एक इंटरफेस देता है जिससे वो अपने डिवाइस से इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, ये है एप्लीकेशन लेयर का काम। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर्स, तो
तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। ये कुछ फेमस प्रोटोकॉल्स मैंने लिख के रखा है यहाँ आपके लिए। इस हिसाब से मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लिख के रखा है। ये कुछ फेमस प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रोटोकॉल है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, जैसे सपोज कर लो मैंने एक वाईफाई राउटर लगाया है, मैं घर पे वाईफाई कनेक्शन में ले रखा है और मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ, है ना। लैपटॉप ऑन करता हूँ, लैपटॉप ऑन करके कहाँ जाता हूँ, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। ये यार काफ़ी ही स्लो हो गया, पता नहीं कैसे। जैसे कि मैं अपने वाईफाई पे जाता हूँ और जाके क्या करता हूँ, मैं इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ। जैसे मैं इससे इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट। ये देखो, ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, शायद नहीं हुआ। ये सर्विस टेम्परेचर डिस्कनेक्टेड। ठीक है, फिर से मैं वापस जाता हूँ, मैं अपने इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। देखो कनेक्टेड होगी। ओके, तो इस पर क्या हो रहा है एक्चुअली, ये जो चीज़ें रन हो रही है ना, ये जो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ये DHCP की वजह से हो पा रहा है। ठीक, DHCP इसके पीछे रन करता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है, मेरा लैपटॉप क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे ये वाईफाई राउटर है मेरे घर पे लगा हुआ है। ठीक है, मैं लैपटॉप क्या कर रहा है कि जैसे मैंने कनेक्ट दबाया, ये इस वाईफाई राउटर से कम्युनिकेशन कर रहा है। ये वाईफाई राउटर इसे इसके अगेंस्ट में IP एड्रेस दे रहा है। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन का काम, प्रोटोकॉल का काम ये है कि IP एड्रेस असाइन करना। अब जैसे सपोज कर लो कोई दूसरा लैपटॉप खोले और वो भी इससे कनेक्ट करे। ठीक है, और आपने पासवर्ड वगैरह नहीं रखा, हम सिंप्लिसिटी के लिए समझ रहे हैं। ठीक है, हम जस्ट स्टार्ट पे हैं, पासवर्ड वगैरह भी लगता है यहाँ पे। वो इससे कनेक्ट करे, माने मैंने पासवर्ड कुछ भी नहीं रखा है, ओपन रखा है, तो ये इससे कनेक्ट करे दूसरा लैपटॉप भी, तो ये उसको भी एक दूसरा IP एड्रेस दे देगा, तो ये भी इंटरनेट चला पाएगा। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का काम क्या है कि ये डिवाइसेस को IP एड्रेस असाइन करता है। ओके, इसका प्रैक्टिकल वगैरह भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस चीज़ को थोड़ा समझो कि IP एड्रेस को असाइन करने का काम ये है। अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि काम बहुत सारे हैं और एक ही प्रोटोकॉल के थ्रू चला नहीं सकते हैं। इस वजह से कई सारे सर्विसेज हैं हमारे पास, है ना, कई सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले इंटरनेट चलाने के लिए मुझे IP एड्रेस चाहिए होगा। तो IP एड्रेस किस तरह से लेंगे, हम मैनुअल जाके तो असाइन नहीं करेंगे लैपटॉप में जाके। तो एक ऐसा प्रोटोकॉल बना दिया गया जिसके थ्रू क्या है कि वाईफाई राउटर या फिर कोई भी डिवाइसेस के, जो नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू मुझे IP एड्रेस मिल सके। तो ये एक सेपरेट प्रोटोकॉल बनाएगा जिसको DHCP कहते हैं। ठीक है, अभी मैं जस्ट ऊपर ऊपर बताऊँ, ये सारी की चीज़ों का लैब है ना, ये लैब करेंगे। ओके, उस तरीक़े से एक प्रोटोकॉल बनाया गया HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका दो है, एक सिक्योर वर्जन है, एक अनसिक्योर वर्जन है। तो आज का अनसिक्योर वर्जन कोई यूज़ नहीं करता, सब सिक्योर वर्जन यूज़ करते हैं। तो सिक्योर वर्जन अभी छोड़ दो, क्या होता है सिक्योर वर्जन, तो फिलहाल ये दोनों एक ही है, समझो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया, ये प्रोटोकॉल बनाया गया कोई भी वेबसाइट खोलने के लिए। देखो यूट्यूब खोला ना मैंने, क्या लिखा है यहाँ,
HTTPS दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन। इसके थ्रू क्या होता है, कोई भी हम वेब ब्राउज़र एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल वेब ब्राउजिंग के लिए रखा गया है, क्योंकि इंटरनेट पे क्या है, सर्वर यूट्यूब के हैं, है ना, गूगल भी है, कई सारी और भी है ना। मोस्ट फेमस गूगल, यूट्यूब यूज़ करते हैं हम लोग, फेसबुक भी यूज़ करते हैं ना। अब जैसे कि मैं फेसबुक खोलूँ तो उस पर भी देखना ये लिखा है facebook.com, ये देखो यहाँ भी HTTPS लिखा है, ये HTTPS लिखा है। तो कोई भी वेबसाइट जब भी हम खोलते हैं तो वो क्या होता है, वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू खुल रहा है। HTTP एक सेपरेट प्रोटोकॉल बनाया गया है इसके लिए, जिससे वेब ब्राउजिंग किया जा सके, ठीक है। अब उस तरह से थर्ड प्रोटोकॉल है, फोर्थ प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे हैं, वो DNS है, डोमेन नेम सिस्टम। देखो ये क्या है, इसका भी लैब है, ठीक है, इसके भी लैब करेंगे हम लोग, ये सब बाद में आएगा लैब, ठीक है। जब CCNA सिलेबस ऑलरेडी हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम फिर विंडोज सर्वर पे लैब करेंगे, ठीक है। फिर हम अपना वेबसाइट भी बनाएंगे, ठीक है, उसे एक्सेस करेंगे, देखेंगे, उसे सिक्योर करेंगे। पहले हम नॉर्मल बनाएंगे, फिर उसे सिक्योर करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। DNS का भी लैब है, DNS सेटअप करके देखेंगे, DNS सर्वर सेटअप करेंगे, ठीक है। ये सब CCNA के सिलेबस में नहीं है, एडवांस चीज़ें, लेकिन हम कवर करेंगे। DNS सर्वर लगाएंगे, अपना बनाएंगे, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम, अभी तो फिलहाल आप ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत चीज़ें समझ लो, जब लैब करेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम ये भी एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमको एक वेबसाइट खोलते हैं, खोले हमने ना youtube.com। एक्चुअली क्या होता है, youtube.com जो है उसे कोई IP एड्रेस दिया होगा, सपोज कर लो उसका कुछ IP एड्रेस दिया होगा 162.138.13.102 ऐसा कुछ दिया होगा, कोई भी एक IP एड्रेस होगा इसके पास, ठीक है, कोई भी एक IP एड्रेस होगा इस तरह से। तो हमें क्या होता है ना, हमें नंबर याद रखना ना काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। कई सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है ना, कई सारे, तो सबका नंबर याद रखना काफ़ी दिक्कत हो जाता है। इसलिए क्या कर दिया गया कि हमें नाम जो है ना, नेम काफ़ी इजीली याद हो जाता है ह्यूमन के लिए, है ना। जैसे हमारा, जैसे हम लोग को क्या है कि अपने फ्रेंड्स का नाम याद है, हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं, सब मैक्सिमम फ्रेंड्स का नाम याद है, तकरीबन याद ही होता है। मोबाइल पे हम क्या करते हैं, सारे फ्रेंड्स का मोबाइल नंबर नाम से सेव कर देते हैं, है ना, मोबाइल नंबर नेम से सेव कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मोबाइल नंबर हमें याद नहीं होता है। अगर आपको बोलूँ तो हार्डली आप 2-3 फ्रेंड का ही आप बता पाओगे मोबाइल नंबर, जिससे रेगुलर बात करते हो, काफ़ी बेस्ट फ्रेंड वगैरह है तो आपके, है ना। वरना जनरली आपको याद नहीं होता है, नाम से सारे याद होता है। तो हम फ़ोन डायरेक्टरी भी क्या करते हैं, नाम सर्च करते हैं, उसके जरिए से मोबाइल नंबर आता है, फिर टाइप डायल कर देते हैं। तो DNS का काम वही है कि एक्चुअली क्या है, ह्यूमन को ना IP एड्रेस याद करना काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा। तो इस वजह से क्या किया गया कि एक URL बनाया गया, URL, ठीक है। तो URL बना के अब क्या किया गया कि हमें नाम दे दिया गया, भैया तुमको कुछ खोलना है, youtube.com जा सकते हो, facebook.com जा सकते हो, उसके अगेंस्ट में एक IP एड्रेस असाइन की रहती है। तो वो क्या करता है डोमेन नेम सिस्टम, सबसे पहले, जैसे कि मैं अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का DNS के बारे में बताऊं आपको, ठीक है, इसका काफ़ी डिटेल है ना, ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आएगी उतनी ज़्यादा डिटेल। जैसे कि मैंने अपने लैपटॉप से खोला
youtube.com। ये क्या होता है, ये डीएनएस सर्वर पे जाता है। ठीक है, डीएनएस सर्वर पे youtube.com के अगेंस्ट में आईपी एड्रेस असाइन होती है। उसके पास ये लिखा होता है youtube.com का मतलब है 162.1.138.13.102। तो वो क्या करता है, डीएनएस सर्वर ये से रिक्वेस्ट करता है, मेरा लैपटॉप, ये लैपटॉप है, ये से रिक्वेस्ट भेजता है कि भैया मुझे youtube.com का आईपी बता दो। ये बोलता है youtube.com का आईपी ये पकड़ दो। ठीक है, फिर बैक एंड पे लैपटॉप इसी आईपी एड्रेस को लेकर भेजता है आईएसपी के राउटर्स को, और राउटर उसी आईपी एड्रेस के बेस पे वो कहाँ है उसे खोज के निकालते हैं, और फिर वहाँ से उस जगह से रिप्लाई आता है। जैसे ये सर्वर है यूट्यूब का। ठीक है, इस राउटर्स को पता होता है कि ये आईपी एड्रेस कहाँ है। अगर आप उसको बोलो कि डायरेक्टली कि भैया youtube.com पे पहुँचा दो, ये नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि ये राउटर ना आईपी एड्रेस समझता है कि मुझे आईपी एड्रेस पता है कि तुझे जाना कहाँ है। तो पहले हम डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, डीएनएस सर्वर youtube.com का आईपी एड्रेस मुझे देता है लैपटॉप को, मुझे पता नहीं चलता है, वो बैकएंड पे चलता है काम। तो फिर youtube.com की जगह पे वो ये एड्रेस लगा कर भेजता है कि मुझे जाना कहाँ है, 162.138.13.102 पे। ये इस राउटर पे जाता है, इसे बोलता है हाँ मुझे पता है ये कहाँ है। तो ये अपना रिक्वेस्ट लेके जाके यूट्यूब सर्वर के पास जाता है। यूट्यूब सर्वर उसके अगेंस्ट में आपको रिप्लाई करता है, बिकॉज आपके पास भी एक आईपी एड्रेस होती है जो पढ़ेंगे सारा आईपी एड्रेस इन पे, है ना, हेडर वगैरह पे कैसे काम करता है। अभी मोटा मोटी समझो कि यूट्यूब की डीएनएस एक्चुअली काम क्या करता है, वो नेम टू आईपी रिजॉल्व करके देता है आपको, नेम टू आईपी। जैसे कि किसी को कॉल करते हो तो नेम से कॉल नहीं होता है ना। मैं अपने फ्रेंड अगर संजीव को कॉल करूं तो मैं संजीव लिख के टाइप करके कॉल करूं तो नहीं होगा। ठीक है, मुझे उसका नंबर डायल करना पड़ता है। नंबर भले मेरा मोबाइल बुक में सेव होता है ना, मोबाइल डायरेक्टरी में, तो वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ से मैं जाके डायल कर देता हूँ। बैकएंड पे क्या चलता है, नंबर दिखाता है आपको, समथिंग लाइक दैट +91 समथिंग लाइक दैट, है ना, 10 डिजिट नंबर होता है। ओके, तो यही होता है डीएनएस, वो नेम टू आईपी रिजॉल्व करता है। ओके, प्रोटोकॉल बनाने का रीज़न क्या है, समझ में आ रहा है कि प्रोटोकॉल इसलिए बनाते हैं कि बहुत सारी सर्विसेज हमारे पास, जैसे आईपी लेना था मुझे इंटरनेट चलाने के लिए, उसके लिए अलग सर्विस बना दी हमने। ठीक है, वेब ब्राउज़र चलाना था, उसके लिए एक अलग सर्विस बना दी हमने। ठीक है, वेब ब्राउज़र चलाना था मुझे नेम टू वेब ब्राउज़र चलाने के लिए क्या है, मुझे नेम टू आईपी रिजॉल्व होना है, क्योंकि राउटर वगैरह तो नहीं समझते हैं, है ना, नेम को। तो उसके लिए क्या हमने एक डीएनएस एक अलग से बनाया, नेम टू आईपी कर दी, सर्विस बना दी, और सबका अपना अपना अलग अलग काम है। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसे एक लैपटॉप है, आपके पास 2 लैपटॉप है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल बार बार दे भी रहे थे, ये एक्सेल फाइल है और ये केबल से कनेक्ट है। इस फाइल को आपको यहाँ से यहाँ शेयर करना है केबल के थ्रू। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये एफटीपी के थ्रू पॉसिबल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपने नहीं किया तो इसका भी लैब है, ये सारी चीज़ों का लैब है ना। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो थ्योरी पढ़ के निकल जाएंगे बाद में लैब नहीं आएगा। हाँ, कुछ चीज़ें पहले आ जाएगी, कुछ चीज़ें हो सकता है एकदम लास्ट पे आए। ठीक है, तो अगर ये चीज़ नहीं किया आपने तो कोई बात नहीं, करके भी देखेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है। तो ये भी पॉसिबल हो पाता है कि इसके लिए अलग प्रोटोकॉल बना दिया हमने। कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, वो देखेंगे, डिटेल भी पढ़ेंगे कैसे काम करता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो और एक प्रोटोकॉल है एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है, जैसे बीच में कई सारे राउटर्स लगे होते हैं आईएसपी के पास। ठीक है, हो सकता है ये राउटर्स वगैरह कनेक्टेड है ना, तो उसमें एक दूसरे के साथ किसी कारण से यहाँ केबल कटी है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ना, हम यहाँ कंट्रोल रूम में बैठे हैं, नॉक में, है ना, हमें पता होना चाहिए कि भैया इस जगह का ये केबल कटी है। तो मैं क्या करूँगा,
मैं अपने उस जगह के इंजीनियर को कॉल लगाऊंगा, है ना, बोलूँगा भैया केबल कट गया देख लो, राइट। तो ये पता तो होना चाहिए ना। तो इसका इन्फॉर्मेशन जो आता है हमारे नॉक तक, नॉक में कनेक्ट होता है, इसे कहते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसके लिए अलग से प्रोटोकॉल बना दिया गया है, राइट। ठीक, उसके बाद आता है हमारा टेलनेट एसएसएच। ठीक है, ये टेलनेट एसएसएच क्या होता है, जैसे हमने एक राउटर लगाया है यहाँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इस राउटर पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, है ना, अपने आप तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहती है। जैसे हम नया लैपटॉप खरीदते हैं तो उस पर क्या करते हैं, हम सेटिंग करते हैं। उस तरह से लैपटॉप जब भी राउटर आता है, तो उस पर भी क्या करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करके भी देखेंगे हम। तो क्या है कि हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं फिज़िकली जाऊँ राउटर पे अपना लैपटॉप लेके कनेक्ट करूँ और कनेक्ट करके मैं इसे कॉन्फ़िगरेशन करूँ। तो रिमोटली हो सकता है कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ, होम में, और ये राउटर जो है वो इंटरनेट से भी कनेक्ट है, मैं भी इंटरनेट से कनेक्ट हूँ। ठीक है, इंटरनेट आपस में कनेक्ट होते हैं, ISP। तो मैं चाहता हूँ मैं घर बैठे ही यहाँ से जाकर इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ज़रूरत थी मुझे करने की, मैं कर सकूँ। तो ये पॉसिबल हो पाता है टेलनेट और एसएसएच से। ठीक है, टेलनेट अनसिक्योर वर्जन है और एसएसएच सिक्योर वर्जन है। ठीक है, सिक्योर क्या होता है, अनसिक्योर क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे, लेटर ऑन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप जैसे स्टार्टिंग में है तो अभी आपको समझ में उतना नहीं आएगा सिक्योर क्या होता है, अनसिक्योर क्या होता है। आप बस प्रोटोकॉल समझो कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो इसलिए एक अलग से सेपरेट प्रोटोकॉल बना दिया गया है जिसे टेलनेट एसएसएच कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको पता है हम लोग आजकल जीमेल यूज़ करते हैं, राइट। जीमेल, फॉर एग्जांपल मैं हूँ कोलकाता में, है ना, मेरा एक फ्रेंड रहता है जो दिल्ली में, ठीक है, संजीव मेरा फ्रेंड है जो दिल्ली में रहता है। ठीक है, तो मैं क्या हूँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक मेल भेजता हूँ, तो ये मेल का डायरेक्ट संजीव के पास जाती है, नहीं जाती है। हमें लगता है कि डायरेक्ट चल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट नहीं जाती। हो सकता है संजीव ऑफलाइन है, उसने इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया हो, तो क्या ईमेल कहाँ घूमता रहेगा बीच में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है ये थोड़ा समझो आप, है ना। देखो, ये एक जीमेल का सर्वर होगा, है ना, जीमेल का एक सर्वर होता है ये, ठीक है। ये मैं हूँ, T लिख देता हूँ, ये मेरा फ्रेंड है संजीव को S लिख देता हूँ, ठीक है। इसके ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, मैं भी इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड, ये सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने यहाँ से जीमेल खोला, ठीक है, जीमेल खोलकर मैंने मेल कहाँ भेजता हूँ, जीमेल सर्वर पर भेजता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ एड्रेस लिखता हूँ, है ना। सपोज कर ले s.a@gmail.com, साथ में मेरा भी एड्रेस जाता है t.a@gmail.com, ठीक है। तो सी किया मैंने 2 पे, ये क्या फ्रॉम पे, ऐसे ही होता है ना कि 2 पे जब भेजते हैं तो ये एक्चुअली जाता है जीमेल के सर्वर पे, ठीक है। जब हम जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ क्या है, ये जीमेल सर्वर है ना, यहाँ एक स्पेस मेरे लिए दे दिया जाता है ताबिश के लिए, और एक स्पेस दे दिया जाता है संजीव के लिए। जब मैं s.a@gmail.com पे भेज रहा हूँ तो मेरा रिक्वेस्ट क्या है, यहाँ से जुड़ता है, एक कॉपी जाती है यहाँ मेरे पास और एक कॉपी जाती है संजीव के पास। संजीव अभी ऑफलाइन है, ठीक है, ओके। तो जीमेल पे भी हम सेंड पे चल जाता है, जो हमको सेंड आइटम में दिखता है,
है ना, मेरे पास भी जाना चाहिए ना। मैंने भेजा, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या भेजा, तो ये एक सेंट आइटम पे दिखता है कि मैंने क्या भेजा, तो ये मेरे पास भी, मेरे स्पेस पे भी जाता है। और चूंकि मैंने टू पे s.8@gmail.com को भेजा, तो उसके पास भी जाके स्टोर हो जाता है, उसके जाके इनबॉक्स वाले फोल्डर पे स्टोर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, अब जब संजीव है, ठीक है, अब जब संजीव है, संजीव ऑनलाइन हो जाता है, नेट कनेक्ट कर लिया उसने, तो जैसे ही जीमेल ओपन करता है, चाहे वो आउटलुक पे कर ले, है ना, आउटलुक नहीं इस्तेमाल किए होंगे इस्तेमाल, वो तो बेटर एप्लीकेशन है, या तो चाहे वो वेब ब्राउज़र पे खोल ले जीमेल। ठीक है। जब वो ओपन करता है तो उसका जो लैपटॉप जो है, उसका जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ना, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, या वेब ब्राउज़र से खोले या फिर जिससे भी खोले, वो क्या करता है, वो अपना रिक्वेस्ट भेजता है अपने ही फोल्डर में, और बोलता है कि भाई कुछ नया आया है तो दे दे। तो देखता है कि अच्छा ये नया है, ये पकड़ लेता हूँ अपने पास, ये वापस जाके उसके इनबॉक्स पे शो हो जाता है कि भाई आपको ताबिश ने मेल भेजा है। तो इस तरह से काम करती है। एक प्रोसीजर, एक अलग किस्म का प्रोसीजर है, समझ में भी आ रहा होगा, हमने जितना भी पढ़ा अभी, तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा हट के है, अलग किस्म का प्रोसीजर है। तो इस वजह से इसके लिए भी एक अलग सा प्रोटोकॉल बना किया है। इसे SMTP प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब मैंने जो आपको बताया था, फिर हम वहाँ चलते हैं। आई थिंक मैंने उसे डिलीट कर दिया है, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जीमेल का सर्वर है। ठीक है, यहाँ तो आप इसका एक स्पेस, कुछ मेमोरी स्पेस दे दिया गया है, कुछ मेमोरी स्पेस सपोज कर लो 2 GB मुझे दे दिया गया है, 2 GB मेरे फ्रेंड को भी दे दिया गया है। ठीक है, इसके इनबॉक्स पे मेरा मेल आ चुका है। ठीक है, अब देख लो कि सबसे पहले ना एक प्रोटोकॉल बनाई गई थी। कौन सा प्रोटोकॉल? POP3, है ना। POP3 प्रोटोकॉल क्या था? POP3 प्रोटोकॉल ऐसा था कि जब मैं इंटरनेट से कनेक्ट होकर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो ये इनबॉक्स से जब डाटा आया, मेरा मेल जो मुझे डिस्प्ले हो रहा है इनबॉक्स पे, ये यहाँ से सर्वर से उस जैसे ही मैंने ले लिया डिलीट हो जाता है, क्योंकि खाली कर देता था। ठीक है, ऐसा क्यों करता था मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेल इसने लैपटॉप को भेज दिया, भेजना हो गया, तो भैया ये बोलेगा भाई जगह खाली करो, डिलीट करो। ठीक है, तो इसके पास ये मेल आ गया। अब मान लो इसने दूसरा लैपटॉप लगाया, उस पर भी सपोज कर इसने जीमेल खोला, तो उसमें ये मेल नहीं दिखेगा। ये मेल अगर इस पर भेज दिया गया है, एक बार भेज दिया गया, तो ये डाटा यहाँ डिलीट हो गया। अब ये डाटा इस लैपटॉप पे नहीं आएगा, दूसरा लैपटॉप है, पहला लैपटॉप है, दूसरा लैपटॉप। तो ये एक्चुअली बनाया क्यों गया बकवास किस्म का सिस्टम? ये बहुत अर्ली स्टेज पे बनाया गया था, है ना, क्योंकि उस समय क्या है, उस समय मेमोरी बहुत ही कॉस्टली होती थी, है ना। आपको पता होगा कि पहले हम पेन ड्राइव वगैरह खरीदते थे, काफ़ी कॉस्टली आता, है ना। 2 GB के पेन ड्राइव होती थी, अब तो होती ही नहीं है, अब तो सारे 32 GB की होती है ना, काफ़ी कॉस्टली होती थी पहले। तो पहले मेमोरीज जो है ना बहुत कॉस्टली हुआ करती थी, इस वजह से ना वो स्पेस ज़्यादा नहीं दे पाते, इस वजह से यहाँ से डिलीट कर देते थे। एक हुआ ये रीज़न। दूसरा एक रीज़न हुआ कि पहले लोगों के पास ना एक ही डिवाइस होता था। ठीक है, पहले मोबाइल पे हम लोग इंटरनेट नहीं यूज़ करते थे, नो इंटरनेट। ठीक है, और सबके पास लैपटॉप भी नहीं होता था, घर पे एक कंप्यूटर हुआ करता था, एक PC हुआ करता था घर पे, याद है, बहुत अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, PC हुआ करता, तो वो घर पे हर कोई यूज़ करते थे, मैं भी यूज़ कर रहा होता था, मेरे भाई भी यूज़ कर रहा होता था, मेरे पापा भी यूज़ करते थे। ठीक है, तो एक ही PC हुआ करता था। तो ऑब्वियसली बात है, जब मेल डाउनलोड हो जाता था तो ऑब्वियसली हम एक ही PC यूज़ करते थे, तो वो डाटा यहाँ रहता था।
इस वजह से इस ध्यान पर रख के ना ये प्रोटोकॉल बनाया गया था POP3 कि आ जाए, ठीक है, और हमने भेज दिया है तो भाई साहब डिलीट कर दो यहाँ से, क्योंकि ज़रूरत नहीं है लोगों के पास डिवाइस ही एक है। लेकिन नाउ डेज अब सिस्टम क्या है, अब सिस्टम ऐसा है कि हम सबके पास डिवाइसेस बहुत ज़्यादा है ना। हो सकता है मेरे पास टैब भी हो, ठीक है, हो सकता है मेरे पास एक लैपटॉप भी हो और मेरे पास मोबाइल भी होता है लोगों के पास, जैसे मेरे पास मल्टीपल लैपटॉप्स, राइट। तो हो सकता है लोगों के पास टैब हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो। कोई कोई लोग दो दो मोबाइल यूज़ करते हैं, पता है आपको, दो सिम यहाँ, दो सिम यहाँ, राइट, 4 नंबर्स होता है। तो होता है लोगों के पास मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि पहले क्या था, डिवाइसेस काफ़ी कॉस्टली हुआ करते थे, कंप्यूटर्स वगैरह। आजकल लोगों का इनकम भी बेटर है, लोग अच्छा खासा कमा भी रहे हैं और लोग इंटरनेट के लिए फैमिलियर भी हैं, तो डिवाइसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये प्रोटोकॉल कुछ काम का नहीं है POP3, जिसे अब कोई यूज़ नहीं करता है ना। अब हम यूज़ करते हैं IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि हमारा जो जीमेल का सर्वर होगा ना, ये जीमेल का सर्वर है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये अगर उसके पास कोई मेल आया, इसने भेजा, मतलब टैब से आपने एक्सेस किया था आपको, लेकिन ये कॉपी यहाँ रहती है, कॉपी यहाँ रहती है। फिर जब आप लैपटॉप में एक्सेस करते हो, ये फर्स्ट टाइम किया आपने, सेकंड टाइम, तो यहाँ भी कॉपी आ जाती है, ठीक है। फिर थर्ड टाइम यहाँ भी आ जाती है, फिर आप और एक बार करोगे तो आप यहाँ भी आ जाती है, जब तक कि आप उसे डिलीट नहीं कर देते। वो आपके ऊपर है, ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता, वो ऑटो डिलीट कोई ऑप्शन नहीं होता है। और आजकल मेल पे यही प्रोटोकॉल रन होता है, डाउनलोड करने के लिए मेल पे यही प्रोटोकॉल रन होता है डाउनलोड करने के लिए। अब आप देखना ना, आपको 5-5 साल पुराना मेल भी दिख जाता है 5 years लेटर, पहले भी मेल आया होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये SMTP का ही पार्ट है। SMTP है मेल सेंड करने का प्रोसीड्यूर, मेल कैसे सेंड करेंगे, और ये दो जो है ना, मेल डाउनलोड करने का प्रोसीड्यूर, ओके, डाउनलोड का प्रोसीड्यूर, ठीक है। एक ऊपर ऊपर आपको आइडिया हुआ होगा, ठीक है। मुझे पता है सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि हम लैब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग थोड़ा कुछ थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लैब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार लैब स्टार्ट करेंगे तो फिर डिटेल चला, क्योंकि अभी मैं अगर सबका लैब स्टार्ट करने लगूँ ना, जैसे DHCP वगैरह, क्योंकि राउटर का पहले हमको बेसिक लैब्स करना होगा, है ना। मुझे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बेसिक लैब दिखाने होंगे, तो ये सब एडवांस प्रोटोकॉल्स की तरफ हम रन करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना, मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, ऐसा नहीं कि बोलते हुए जा रहा हूँ, एंड पे आपको ऐसा दिखेगा कि भाई उन्होंने पढ़ा तो दिया, मैंने अच्छा खासा 80-90 आवर्स मैंने दे दिया, लेकिन लैब हुआ नहीं, बोल के निकल के काफ़ी हुई, अपना व्यूअरशिप बढ़ा के, ऐसा नहीं होगा। मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं लैब कराऊँगा और ढंग से कराऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ाई स्टार्ट करी थी ना, काफ़ी पेशेंस रखा मैंने, ठीक है। कई साल में पढ़ते रह गया, ओके। तो डोंट वरी, अभी एप्लीकेशन लेयर हमने पढ़ा, मैं थोड़ा सा एक बार और फिर थोड़ा सा बता देता हूँ एप्लीकेशन लेयर का काम एक्चुअली क्या है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, यूज़र्स डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है, ये काम ही उसका दिया गया है, ठीक है। कि यूज़र्स डिवाइस से कम्युनिकेशन करने के लिए ये एप्लीकेशन लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, सारा काम इसी को करना है, ओके। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ा याद आ रहा है, आपको ये पता है कि एस्की क्या होता है? नहीं पता है? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक।
इसकी देखो, आपको पता होगा, आपने पहले भी सुना होगा चीज़ें कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। ये आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, लो लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और हम ह्यूमन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, राइट, ठीक है। तो देखो, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जैसे हम इंग्लिश बोल रहे हैं ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज। और बाइनरी नंबर्स जो है ना, बाइनरी कर लो चाहे एस्की नंबर कर लो, ये सारे लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज, ओके। इसकी जो है वो लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो जैसे कि मैं आपको जैसे दिखा रहा था, यहाँ पे भी हमने नोटपैड लेकर खोला था, है ना, ओके। हमने नोटपैड खोला था और नोटपैड हम जैसे मैं टाइप कर रहा था, जैसे मैं लिखता हूँ एप्पल, ये लिख के दिखा रहा है। एक्चुअली मेरा जो लैपटॉप है ना, ये इसको नहीं समझ सकता कि मैंने ए लिखा था, एक्चुअली उसे नहीं पता है ना, कि मैंने ए लिखा है। वो इंस्टेड ऑफ दैट हमारा जो आउटपुट जाता है ना, वो एक नंबर पे कन्वर्ट हो जाता है। इसको एस्की नंबर कहते हैं। मैंने शायद ये खोल कर रखा होगा, यस, दे देखो, ए के बिहाफ में एक एस्की नंबर है, कोड 097, हर एक अल्फ़ाबेट का अपना एक नंबर है। ये एस्की नंबर जो होता है ना, और देखो वो एस्की नंबर फिर बाइनरी पे कन्वर्ट होता है। एस्की नंबर जो होता है वो हमारा प्रोसेसर समझता है, ठीक है। जो एस्की नंबर होता है ना, ये प्रोसेसर के लिए होता है। प्रोसेसर हमेशा ये हमारा एस्की नंबर समझता है। और बाइनरी जो बिट होता है ना, ये बिट हमारा फिजिकल लेयर समझता है, ठीक है। फिजिकल लेयर कर लो या डेटा लिंक लेयर कर लो, ठीक है। डेटा लिंक लेयर ये इस लैंग्वेज, इस नंबर कोड को समझता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा ना, बाइनरी 0111 सिग्नल बनाया था, 01 ना, फिर से 100, राइट। तो ये, तो इस नंबर को ना हमारा डेटा लिंक लेयर या फिजिकल लेयर समझता है, ठीक है। और एस्की कोड को जो है ना, ये हमारा प्रोसेसर समझता है। जब हम ऑब्वियसली कीबोर्ड पे ये टाइप करते हैं ना कीबोर्ड पे, तो ये नोटपैड पे गया। नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नोटपैड सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस ए को क्या करता है ना, एक नंबर पे कन्वर्ट करता है, जो नंबर हमारा क्या था, 097, आई होप शायद यही था। और इसको ये प्रोसेसर को देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर क्या करता है, उसके इस प्रोसेसर को देता है और ये प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है। जैसे मान लो ये मैं नोटपैड वगैरह में ये डाटा लिखा हूँ, मुझे मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, ये कंप्यूटर पर मैंने नोटपैड पे एक फाइल लिखा जिसमें मैंने लिखा हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया हूँ। ये लिखने के बाद मैं दूसरे कंप्यूटर पे भेज रहा हूँ इन डाटा को, तो ऑब्वियसली बात है, ये जो है ना पहले इस नंबर पे कन्वर्ट होगा, जो भी सब होगा, टी का कोई और नंबर होगा, ए का कोई और नंबर होगा, बी का कोई और नंबर होगा। तो ये नंबर पे कन्वर्ट होके ना ये प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर उसे प्रोसेस करेगा, उसके बाद फिर वो बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट होगा और फिर ये सिग्नल के थ्रू यहाँ जाएगा और फिर यहाँ पे ये रिसीव होगा। इसका डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, ठीक है, इसे एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद फिर से बाइनरी पे कन्वर्ट करेगा, जो नंबर होगा वो ठीक है। फिर से प्रोसेसर पे जाएगा, प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर पे जाने से पहले क्या होगा, फिर नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोसेस होगा, फिर ऐसे प्रोसेस चलता है। हम देखेंगे इसको, है ना, डेटा लिंक लेयर वगैरह। तो यही मुझे बताना था थोड़ा सा कि हमारा जो कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी डिवाइसेस होती है ना, वो ये नहीं समझती, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझती। हमें लगता है कि हम ये लिख के दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे प्रोसेस होता है, ओके, ठीक है। बात हो लेते तो ज़्यादा लंबा हो गया, कोई नहीं। आज एप्लीकेशन लेयर हम ख़त्म कर दिए हैं, थ्योरी पार्ट ख़त्म कर दिए हैं,
ठीक है। किसी कीने लगे के प्रैक्टिकल हमने ख़त्म कर दिया है, थ्योरी पार्ट को हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझे हैं, एक बार फिर से अगर ज़रूरत पड़े तो देख लेना। एक्चुअली है ये कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इसका लैब करेंगे ना, लंबा लंबा चलेगा एक लैब। डीएससीपी करेंगे तो आई होप शायद मेरे ख्याल से 2 क्लास तो डीएससीपी लग जाएगा लैब करने पे, क्योंकि एक बार राउटर पे करके देखेंगे। ठीक है, फिर विंडोज सर्वर पे करके देखेंगे। राइट, एचटीटीपी के तो मेरे ख्याल से 3 क्लास लग जाएगा हमें लैब करने के लिए। ठीक है, 3 से ज़्यादा भी लग सकते हैं। डीएनएस तो पूरा ही समझना है हमें। ठीक है, वो पूरा कंसेप्ट है डीएनएस का। ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे ना तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, फिर हम AWS पे जाऊँगा ना, मैं सोच रहा था कि डीएनएस को ना मैं AWS पे भी करके एक बार दिखा दूँगा आपको लाइव। देखते हैं खैर इस बात को, है ना, क्योंकि AWS से भी सेपरेट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, SNMP के प्रोटोकॉल्स थोड़ा देखेंगे, हमें लॉग मैसेजेस वगैरह आते हैं सिस्टम वगैरह पे। टेलनेट SSH तो करेंगे बिल्कुल। SMTP ये ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, ये सर्वर इंजीनियर करते हैं, हम लोग इसे पैकेट ट्रेसर पे देख लेंगे। ठीक है, मिल भेज के पैकेट ट्रेसर पे देख लेंगे। राइट, ये सब विंडो सर्वर पे देखेंगे। ठीक है, इसको पैकेट ट्रेसर पे देख लेंगे, क्योंकि इसका ना विंडो पे ना काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो आउटलुक 365 जो है ना, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, इसे सेटअप करने का ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। हम लोग प्रोटोकॉल पढ़ना है तो प्रोटोकॉल हम पैकेट ट्रेसर पे देख लेंगे। ठीक है, बाद में कभी होगा तो देखेंगे। फिलहाल हमें टॉपिक कवर करना है, तो बहुत सारे टॉपिक है, लेंदी है, तो हम चलो। ठीक है, तो आज के लिए खैर इतना ही करते हैं। ठीक है, तो ग्रेट डे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो आप, और कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट पे लिखो, मैं कोशिश करूँगा। ऐसे मैं लिंक्डइन पे भी रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे मैं आपको लिंक्डइन का अपना आईडी दे दूँगा, तो ज़रूरत पड़े तो आप उसमें इंटरेक्ट करना। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह रहे तो वहाँ पूछना, तो मैं लिंक्डइन पे एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, 1 दिन 2 दिन, कभी कभी बिजी रहता हूँ मैं, लेकिन मैं कोशिश करूँ ज़रूर रिप्लाई करूँ, है ना। ठीक है, चलो फिर, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।